आपको आज क्या पढ़ना है? जनसांख्यिकीय सिद्धांत और जनगणना। आज आपका चैप्टर का नाम है जनसांख्यिकीय सिद्धांत और जनगणना। ठीक है, ये आप लोगों का आज का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जनसांख्यिकीय सिद्धांत और जनगणना, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में जनसंख्या को अच्छा माना जाता है, उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है और कहा जाता है कि जो जनसंख्या है वो एक तरीके से संसाधन है, श्रम बल है जिसकी हमें जरूरत होती है। तो श्रम बल या मानव संसाधन के रूप में इंसान की जो जनसंख्या है उसको अर्थशास्त्र में अच्छा माना जाता है। तो अर्थशास्त्र में जनसंख्या को श्रम संसाधन या श्रम बल के रूप में माना जाता है और माना जाता है कि ये संसाधन जितना ज्यादा हो, यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार जितना ज्यादा जनसंख्या हो, जितना ज्यादा जनसंख्या होती है, श्रम बल उतना ही अधिक होता है या श्रम बल की उपलब्धता उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए अर्थशास्त्र में अच्छा माना जाता है जनसंख्या को या श्रम बल। और जनसंख्या कहते किसे हैं? तो एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या को एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले जो लोगों की संख्या से जो जनसंख्या कर दिया वो निश्चित भाग क्या होगा? गांव, शहर, जिला, राज्य, देश व महाद्वीप। यानी कि ऐसे निश्चित भूभाग जहाँ पर लोग रहते हैं उसको जनसंख्या कहते हैं। यानी कि जैसे आप स्कूल में पढ़ने आए हैं तो आप जनसंख्या पे नहीं लिखेंगे बल्कि संख्या पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है या स्टूडेंट की संख्या कितनी है। ये नहीं कहेंगे कि छात्रों की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जनसंख्या वर्ड एक
जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और क्यों किया यूएन ने ऐसा? ताकि जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता आए। जागरूकता लाने के लिए जनसंख्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए यूएन ने ऐसा किया था। जनसंख्या के प्रति जागरूकता लाने के लिए यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाना शुरू किया है। कब से शुरू किया? 1987 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों किया? क्योंकि 1987 में 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसीलिए तब से जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या से जनसंख्या से संबंधित कुछ सिद्धांत है जिसे वर्तमान में फॉलो किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है मार्कस का जनसंख्या सिद्धांत। मार्कस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? मार्कस कहते हैं जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो खाद्यान्न है उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ये क्या करते हैं? खाद्यान्नों की उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि के बीच कंपेयर करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है और उत्पादन की मात्रा कितनी तेजी से बढ़ रही है। इन दोनों में कंपेयर करके इन्होंने सिद्धांत को अपने बनाया है और इसमें इन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है, गुणक के आधार पर, ज्यामितीय आधार पर बढ़ रही है। ये कहते हैं जनसंख्या ज्यामितीय या गुणक के आधार पर बढ़ रही है। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. यानी कि इस तरह से बढ़ रही जनसंख्या, 1 का दुगना, 2 गुना का 4 गुना, 4 गुना का, इस तरह से, यानी कि गुणे के आधार पर बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये मार्कस कहते हैं और कहते हैं जबकि इसकी अपेक्षा जो खाद्यान्न है, जो खाद्यान्न का उत्पादन है, ये उत्पादन अंकगणितीय आधार पर बढ़ता है। आधार पर बढ़ता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। ये कहते हैं कि जो अनाजों का उत्पादन है, ये इसका गति जो है ये बहुत स्लो है और जनसंख्या की वृद्धि की जो गति है ये बहुत तीव्र है और ऐसे में जो है खाद्यान्न कम हो जाता है और जनसंख्या अधिक हो जाती है। जनसंख्या अधिक तथा खाद्यान्न आपूर्ति कम हो जाती है। कम हो जाती है। और इनके कहने का मतलब है कि ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक सिद्ध होती है क्योंकि जनसंख्या बहुत फास्ट बढ़ती है और जो खाद्यान्न है उतना तेजी से नहीं बढ़ते, जिससे स्थिति जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और जनसंख्या का अधिकता हो जाता है। इन्होंने बताया है इसको कंट्रोल करने का तरीका। मार्कस ने जनसंख्या
जो इन्होंने सिद्धांत दिया है। दूसरा जो सिद्धांत है ये है अनुकूलन का सिद्धांत, जनसंख्या का अनुकूलन सिद्धांत। जनसंख्या का बढ़ना नुकसानदेह नहीं है, या अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमेशा ही हानिकारक रहती है। ये कहते हैं जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए संसाधन है, जैसे कृत्रिम संसाधन हमारे लिए साधन है, अगर उसी मात्रा में जनसंख्या भी एक आदर्श रूप में बढ़ रही है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए संसाधन है, मानव बल है, मानव श्रम है, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों संसाधन उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में। उस मात्रा में अगर जनसंख्या भी है तो ये अच्छा है, ये दिक्कत नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं होता। जनसंख्या की भी तो जरूरत है, अगर आपके यहाँ संसाधन बहुत है, वो करने वाले नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या अधिक है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहते हैं कि उस अनुपात में
यानी कि यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितना आय है और जितनी जनसंख्या है ये लगभग बैलेंसिंग चल रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। ये जो बीच का लाइन है और यहाँ से जो ग्राफ बनता है वक्र बनता है, अगर हम यहाँ से वक्र को लेते हैं और इस तरह ले जाते हैं तो ये जो लाइन जा रही है ये बहुत अच्छी स्थिति में है, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर यहाँ पे ये जो वक्र है इसका झुकाव इधर हुआ तो इसका मतलब जनसंख्या अधिक और अगर इधर हुआ जनसंख्या का अभाव यानी कि कम। तो इससे भी दिखाते हैं ये जो रेखा है ये स्थिर है या ऐसी स्थिति में है जब सब कुछ बैलेंसिंग सब कुछ बराबर है, यानी कि जनसंख्या अनुकूलन को ये दर्शा रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ ही हमने इस चीज को बताया है। जनसंख्या अनुकूलन किसे कहते हैं? यानी कि जब किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक हो, जब किसी देश का प्रति व्यक्ति आय उत्पादन से अधिक हो, तो उसे कहते हैं जनसंख्या अनुकूलन। यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर बहुत अच्छा है, सभी का भरण पोषण अच्छे से हो रहा है, वहाँ पे जनसंख्या अनुकूलन है। जितने भी विकसित देश हैं आप देखेंगे वहाँ का प्रति व्यक्ति आय बहुत होता है और जो विकासशील होते हैं उनका कम होता है, अर्थविकसित का बहुत कम होता है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय बहुत है तो इसका मतलब वहाँ पे जनसंख्या अनुकूलन है। नेक्स्ट है आपका जननांगीय संक्रमण। जननांगीय संक्रमण इसका क्या मतलब है? इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है या प्रतिपादन है 1929 में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन 1929 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, ये हो सकता है कि इस सिद्धांत का या जननांगीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1919 में हुआ था और इसको प्रतिपादित किया था W.S. थॉम्सन ने। W.S. थॉम्सन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था, लेकिन इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप लेकिन इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया है। ये वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक नोटेंस्टीन। इन्होंने इसको वैज्ञानिक या व्यवस्थित आधार दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं को जननांगीय का जनक कहा जाता है। इन्हीं को जननांगीय का जनक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट कुछ ध्यान देंगे कि जनक किसे कहा जाता है। जनक जो है उन्हीं को कहा जाता है फ्रैंक नोटेंस्टीन।
श्वास या स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव। कहते हैं लोग अशिक्षित हैं, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण लोग जो है ऐसा होता है। दूसरा कहते हैं बेरोजगारी। तीसरा कहते हैं रूढ़िवादी तथा परंपरागत समाज। ये कहते हैं कि प्रथम चरण में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होता है और जनसंख्या में मृत्यु भी बहुत तेजी से होता है, जिससे दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होता तो सब कुछ ठीक रहता है। और कहते हैं मृत्यु का कारण क्या है, इतनी संख्या में लोग क्यों मरते हैं? तो इन्होंने कहा कि अशिक्षा के कारण। दूसरा इन्होंने बताया बेरोजगारी। तीसरा जो चिकित्सा सुविधा है उसकी कमी। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि रूढ़िवादी और परंपरागत समाज की वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति भारत में कब पाई गई? तो भारत में ये स्थिति 1921 के पहले पाई जाती थी। 1921 के पहले भारत में ये स्थिति पाई जाती थी, जब जनसंख्या बढ़ता भी तेजी से था और मृत्यु भी तेजी से होती थी। और दूसरी अवस्था जब आती है, दूसरा चरण, इसमें अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है। अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे मृत्यु
जिसकी वजह से उच्च खाद्यान्न उत्पादन तथा बीमारियों से मिलता है। और फिर आगे चल करके जितने भी उपाय होते हैं इंसान के जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में या फिर स्वस्थ रखने में, वो सारे उपाय व्यक्ति करने लगता है और फिर उसका जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ता जाता है या वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है, क्योंकि उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हैं और खाने पीने की चीज़ों का भी उपलब्धता है। साथ ही जो महिलाएँ हैं वो ज़्यादा स्वतंत्र होती हैं और उनको रोजगार की भी संख्या बढ़ती है। ज़्यादातर महिलाएँ सेल्फ डिपेंडेंस होने लगती है, जैसा कि आप विकसित देशों में देखेंगे कि वहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो भी स्वतंत्र है अपनी हर जो इच्छा के लिए या अपने हर कार्य के लिए, और साथ ही रोजगार में ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं पुरुषों के साथ रोजगार के भी वो तंत्र से कथा मिला करके बात करती हैं। तो ये स्थिति चतुर्थ चरण में आता है जहाँ पे ज़्यादातर विकसित देशों में ये देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में भी जो जन्म दर है उसमें गिरावट, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आएगा। आप क्या होगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आएगा, यानी कि बहुत कम संख्या में लोगों की मृत्यु भी होगी और बहुत कम संख्या में लोगों का जन्म भी होगा। ये चौथे चरण में देखने को मिलता है। और जो पांचवा चरण है इसमें पूरी तरह विकसित हो जाती है अर्थव्यवस्था और परिपक्व हो जाता है। साथ ही जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तरीय हो जाते हैं, परंतु जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है। यानी कि जो पांचवा चरण आता